हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोग नेट के लिए क्वांटम केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू किए थे। तो उसमें हमने पहला क्लास में इंट्रोडक्शन क्या है वो पढ़ लिया था, और क्या क्या थ्योरी है, मतलब फिलोसफी क्या है क्वांटम मैकेनिक्स के पीछे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्या क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, मतलब मैथमेटिक्स का क्या क्या फॉर्मूला इन्वॉल्व है और कौन कौन सा फॉर्मूला हमें आगे यूज में लाना है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री लिखिए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो आएगा हमारा क्या, डिफरेंशिएशन। पहले सबको पता है, मतलब डेरिवेटिव। पहले आएगा मेरा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का हम बेसिक फॉर्मूला से चलते हैं कि बेसिक फॉर्मूला से क्या होता है। पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। वो क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला बेसिक है, सबको पता है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आएंगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। उसका वैल्यू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। देन थर्ड फॉर्मूला होगा मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स। तो क्या होता है, इसमें आएगा हमारा क्या, चेन रूल। तो पहले ये ई टू द पावर ए एक्स रह जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स होगा, मतलब ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम फोर्थ नंबर फॉर्मूला में। तो 4 नंबर फॉर्मूला में मेरा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। 5 नंबर में वैसे पढ़ लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। वो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स। अगर इस टाइप का दिया है, एक ही करके एग्जांपल बता दे रहा हूं, साइन का कर रहा हूं, कॉस का भी वैसा ही होगा। साइन ए एक्स दिया है तो पहले क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, ए एक्स, इक्वल टू होगा ए कॉस ए एक्स। समझ में आया कैसे फॉर्मूला का यूज हो रहा है। देन अगर है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो उसका क्या होता था, जहां पे u भी x का फंक्शन है और v भी क्या है, x का ही फंक्शन है। तो पहले आएगा, एक को कांस्टेंट रखिए, एक का डेरिवेटिव, प्लस देन दूसरे को कांस्टेंट रख के दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला आएगा हमारा, और बहुत सारे फॉर्मूला है। वो क्या आएगा कि मैं क्या लिखता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैं लिख सकता हूं एफ डैश एक्स। ठीक है, वैसे ही मैं लिख सकता हूं कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स को एफ डबल डैश एक्स। तो इससे मैं एक फॉर्मूला मुझे मिल गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ डबल डैश एस, एफ डबल डैश एक्स। तो ये सब फॉर्मूला आपको यूज में आएगा, आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में ये सब फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा आएगा हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, देन आएगा कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में पहला आएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ये मैं इंडेफिनाइट इंटीग्रल दिखा रहा हूं, पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग मैक्सिमम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं। पर पहले हम देख लेते हैं कि
इंडेफिनाइट इंटीग्रल कैसे होता है। इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट रहता है सी। इसको लिखोगे भी तो चलेगा, नहीं लिखोगे भी तो चलेगा, क्योंकि फाइनली हमें लिमिट ही डालना है, मतलब फाइनली हमें डेफिनाइट इंटीग्रल ही बनाना है। इसीलिए डेफिनाइट इंटीग्रल मतलब जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों हो, इसीलिए सी लिखे या ना लिखे चलेगा। ठीक है, इसको अगर डेफिनाइट बनाया ए बी एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, लिमिट गिर जाएगा क्या, ए और बी, तो क्या होगा एक्स टू द पावर बी प्लस वन बाय बी प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर ए प्लस वन बाय ए प्लस वन। तो एक जगह पे मैंने दिखा दिया है, बाकी जगह पे आप खुद ही अपना सबको सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, वैसे थर्ड में अगर मैं कर रहा हूं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, डेरिवेटिव में क्या हो रहा था, a इंटू ई टू पावर ए एक्स, यहाँ पे होता है ई टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। समझ में आ रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए, फॉर्मूला क्या आएगा, मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, ये होता है क्या, लॉन एक्स, ये होता है क्या, लॉन एक्स। ठीक है, देन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये प्लस सी रहेगा, इसका आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, मतलब उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि माइनस कॉस एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, साइन एक्स। वैसे कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, देन मेरा अगर इस टाइप का दिया है साइन ए एक्स डी एक्स, तो उसका क्या होगा, माइनस कॉस ए एक्स लिख दिया, डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। वैसे ही मेरा कॉस ए एक्स डी एक्स है, तो उसका हो जाएगा क्या, साइन ए एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। देन मेरा आएगा क्या, साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, इस टाइप का अगर है, अगर इस टाइप का है कि साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, तो उसका क्या होगा, देखिए जो साइन स्क्वायर बी एक्स होता है और मेरा जो पकड़ लीजिए फॉर्मूला है, मतलब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसका वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये भी लिखवा दूंगा, पहले इंटीग्रेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बारी आएगा तब ये भी लिखवा दूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है। ठीक है, तो जब मुझे इसका ये करना है, इसका जब मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस और 1 माइनस, साइन है ना, 1 माइनस कॉस 2bx बाय 2 dx। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर दिया तो क्या हो गया, हाफ इंटू डी एक्स माइनस हाफ इंटू कॉस 2bx dx। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x आएगा तो x बाई 2, इसका वैल्यू कितना है, माइनस हाफ है। कॉस 2bx का क्या होगा, कॉस 2bx का होता है साइन 2bx डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2b
प्लस सी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू मेरा आंसर आ जाएगा कि x/2 माइनस साइन 2bx/4b प्लस सी। लिख लीजिए। हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लिमिट गिर जाएगा, सी निकल जाएगा। ठीक है, हो गया ये। वैसे ही 10 नंबर में दिया है क्या, अगर इस टाइप का दिया है x साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक रहता है, मतलब एक बाई पार्ट्स बोल के एक चीज है, वो पड़ता है, पर आप उसको यूज करके भी कर सकते हो। नहीं तो आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप फॉर्मूला ही याद रखना। इसका फॉर्मूला होगा x² माइनस 1/4b x साइन बी एक्स, 1/4b x साइन 2bx माइनस 1/8b² x cos 2bx। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। देन 11 नंबर पे आइए, फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे x नहीं रहेगा, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे सिर्फ cos 2bx रहेगा, x sin 2bx रहेगा, यहाँ पे 1/8b² cos 2bx रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला सब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बहुत जरूरत पड़ेगा। उसके बाद है इंटीग्रेशन ना cos स्क्वायर bx dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा की जगह वो डालना था, उसको 1 प्लस cos 2bx/2 dx ऐसे करके यूज किए। हाँ या ना, ऐसे करके हम यूज किए। तो उसको अगर हम ये कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए इसका वैल्यू आएगा, जैसे पहले किया था सिमिलरली करना, x/2 प्लस साइन 2bx/4b। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर पे आइए। 12 नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax साइन bx dx। मतलब दो साइन का फंक्शन है, तो उसको कैसे करेंगे, देखिए उसका वैल्यू आता है क्या, देखिए कि साइन a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी 2a माइनस बी। ठीक है, अभी फॉर्मूला सही हुआ, क्या होगा, साइन a माइनस एक्स बी एक्स 2a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू a प्लस बी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, तो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको फॉर्मूला याद रहता जाएगा, इसका आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा है, क्या है, x² साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, x² साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स।
तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर बाय सिक्स, एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय सिक्स, उसका फॉर्मूला आएगा क्या, एक्स क्यूब बाय सिक्स माइनस 1/4b एक्स स्क्वायर माइनस 1/8b³ इंटू sin 2bx माइनस 1/4b² इंटू एक्स कॉस 2bx। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ sin bx cos bx dx। तो उसका वैल्यू आएगा कितना, मेरा जो sin bx cos bx है उसका वैल्यू आता है क्या, लिख लीजिए sin 2bx/2। क्या आता है, sin 2bx/2 dx। तो उसको अगर इंटीग्रेशन किए तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1/4b cos 2bx प्लस सी, cos 2bx प्लस सी। और एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वहाँ पे क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ u v dx किया है आपने, u भी फंक्शन ऑफ x का है, v भी फंक्शन ऑफ क्या है, x है, तो क्या होगा, एक में अगर u रहा तो क्या होगा v dx, ये पहला स्टेप है। देन क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटीग्रेशन v dx का होल dx, ये वाला फॉर्मूला प्लस सी, ये होगा क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका फॉर्मूला। मतलब दो फंक्शन है, दोनों ही x के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अगर मल्टीप्लाई होके हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, लिख लीजिए। तो इंटीग्रेशन का कुछ जनरल फॉर्मूला हमने खत्म कर दिया है। देन फॉर्मूला जाएंगे क्या क्या, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉगारिदम को बेस करके, लॉगारिदम को बेस करके क्या क्या हो सकता है देखिए। तो लॉगारिदम में मेनली हम लॉन को ही यूज करते हैं, तो लॉन का फॉर्मूला लिख लीजिए, लॉग का भी वैसे ही होगा, m⁴n क्या होता है, n ln m, वैसे ही ln m+n क्या होता है, सॉरी ln mn क्या होता है, ln m प्लस ln n, वैसे ही मेरा ln m/n क्या होता है, ln m माइनस ln n। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए मेरा ln m को मैं अगर log में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, 2.303 log m। ln को अगर log में कन्वर्ट करूं तो ऐसे में कर सकता हूं। ठीक है, ln का बेस रहता है e, log का बेस क्या रहता है 10। उसके बाद मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ln m/n इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस ऑफ ln n/m। ठीक है, तो लॉगारिदम का ये सब प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है।
देन हम थोड़ा देख लेते हैं कि मेरा ट्रिगोनोमेट्री का हम क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का क्या क्या फॉर्मूला हमें यूज में आएगा। एक तो जो पढ़ा था आएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x/2। दूसरा होगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x/2। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला आएगा मेरा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू होगा साइन 2x/2। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है मेरा साइन स्क्वायर ए एक्स। अगर इस टाइप का है तो उसका क्या होगा, सेम ही है, एक्स के जगह ए एक्स है तो यहाँ पे एक्स के जगह ए एक्स लिख देंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है तो उसको नहीं लिखते। उसके बाद और एक है सेम टाइप का कि ये अगर ऐसा होगा साइन ए एक्स कॉस ए एक्स तो क्या होगा, ये सिंपली होगा साइन 2ax/2। और क्या, मतलब x के जगह अगर आप a भी डाल दिए तो ऐसे हो जाएगा। इसको अगर करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2ax/2। इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2ax/2। ठीक है, इजी फॉर्मूला है, सिर्फ लिख लीजिए। देन आएंगे हम क्या, वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन एंड कॉस का डिफरेंट एंगल में डिफरेंट वैल्यू हम पढ़ेंगे। तो टेबल बना दीजिए, एक है साइन, दूसरा है कॉस। ठीक है, एंगल लिख देते हैं पहले 30 डिग्री, उसके बाद आएगा क्या 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, देन आएगा कितना 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, साइन और कॉस का वैल्यू क्या होगा देखिए, साइन 30 का वैल्यू होता है कितना हाफ, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। वैसे ही साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है कितना हाफ। दोनों का 45 डिग्री एंगल अगर होगा तो वैल्यू आता है 1/√2 1/√2। ठीक है, उसके बाद देखिए 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री है, दोनों का वैल्यू क्या आता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आता है 1, इसका आता है 0। उसके बाद 180 डिग्री मतलब 90 का डबल, तो 180 डिग्री अगर हो गया तो साइन का वैल्यू आ जाता है 0, इसका आता है -1। समझ में आया। और देखिए जो 360 डिग्री है वो 0 डिग्री के इक्विवेलेंट है, मतलब 360 डिग्री लिखा हो या 0 डिग्री लिखा हो सेम ही मीनिंग है। तो साइन का 360 डिग्री और 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है क्या +1, कॉस 0 होता है क्या +1। तो ये था साइन का कुछ वैल्यू जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसको रेडियन में भी लिखो तो आप लिख सकते हो। इसको क्या लिखते हैं π/4, 30 को क्या लिखते हैं π/6। क्या क्या लिखते हैं लिख दे रहा हूँ, 30 डिग्री को लिखते हैं क्या π/6, 45 डिग्री को क्या लिखते हैं π/4, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3, 90 डिग्री को क्या लिखते हैं π/2, 180 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई, और 360 डिग्री को क्या लिखते हैं 2π। 0 डिग्री को 0 ही लिखते हैं। ठीक है,
ये सब आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स नहीं होता मेजर सब्जेक्ट, तो उनको दिक्कत आ सकती है। देन थोड़ा हम पढ़ लेंगे किसके बारे में, डेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में। किसके बारे में? डेफिनाइट इंटीग्रल। तो डेफिनाइट इंटीग्रल में मैंने आपको जैसे बताया था कि अपर लिमिट होता है एक, और एक क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू को पुट कर देना है ना। तो एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, अगर ऐसा है मेरा 0 to π/2 sin x dx, तो पहले मुझे देखना है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबको पता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ पे और हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिमिट डाल देंगे। तो पहले डालेंगे तो माइनस कॉस π/2 होगा, माइनस क्या होगा, कॉस, माइनस ऑफ, ये होगा माइनस ऑफ माइनस कॉस क्या, 0, है या ना, क्योंकि एक माइनस रहेगा और ये माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस 0 रहा। तो कॉस π/2 का वैल्यू क्या होता था, याद करो, 0, है या ना, 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू क्या होता था, 1, तो माइनस कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, -1, है या ना। तो दैट इक्वल टू क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। वैसे ही 0 to π/2 cos x dx लिखूंगा, तो cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन, sin x 0 π/2, ये हो गया क्या, sin π/2 माइनस साइन 0। तो sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। तो डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है उसमें एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, गामा फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, देखिए इस टाइप का लिखा जाता है। गामा फंक्शन को इस टाइप, जैसे मैंने आपको सिंबल दिखाया उस टाइप का सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ कुछ बुक में ऐसे भी दिया होगा, ये भी गामा फंक्शन को ऐसे भी दिया होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम ही है। तो गामा फंक्शन क्या होता है देखिए, तो मेरा अगर ऐसे लिखा है कहाँ पे, गामा ऑफ n लिखा है, उसका मतलब होता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। तो आपको पता है n फैक्टोरियल, और इसको ऐसे भी n फैक्टोरियल लिखते हैं, उसका वैल्यू होता है n इंटू n-1, ऐसे जाके क्या, और ऐसे नहीं लिख के उल्टा भी लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, और ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n-1 अप टू 1, हाँ ना, जैसे आप लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है किसका वैल्यू, n फैक्टोरियल का वैल्यू। तो मेरा n-1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n-1, अप टू n-1, ठीक है। तो फैक्टोरियल का एक मेरा और एक भी प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि n फैक्टोरियल इक्वल क्या हो रहा है, 1 इंटू 3 इंटू n-1 इंटू n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n-1 फैक्टोरियल इंटू n, और n इंटू, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल इंटू क्या लिख सकता हूँ, n भी इसको लिख सकता हूँ। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 फैक्टोरियल इंटू n, ये एक फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी है। तो ये गामा फंक्शन को यूज करके कुछ हमारा इंटीग्रेशन भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला है क्या मेरा,
पहला है 0 to infinite xn e टू द पावर माइनस ax dx, ये एक फंक्शन है। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, गामा n प्लस वन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n प्लस वन, गामा n प्लस वन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n प्लस वन, जहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरा a भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मेरा a ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और n ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। तो माइनस वन से बड़ा क्या है, इंटीजर ही है ना n, तो n का वैल्यू हमारा जीरो भी हो सकता है, जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो कुछ केस में क्या हो सकता है, n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप n ग्रेटर देन माइनस वन इतना ही सिर्फ लिख लीजिए कंडीशन। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो वैसे ही मैं लिख सकता हूँ 0 टू x टू द पावर 0 टू इन्फिनिट n माइनस वन ई टू पावर माइनस ax dx। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, अगर n था तो n प्लस वन हो रहा है, n माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये हो गया गामा n बाय ए टू द पावर n, ए टू पावर n। तो गामा फंक्शन का और एक प्रॉपर्टी है, देखिए और एक अच्छा प्रॉपर्टी है किसका, गामा फंक्शन का, गामा फंक्शन क्या है प्रॉपर्टी, देखिए कि एक प्रॉपर्टी है कि गामा n प्लस वन इक्वल टू होगा n इंटू गामा n, n इंटू गामा n। और दूसरा प्रॉपर्टी है गामा n इंटू गामा वन माइनस n इक्वल टू होता है पाई, इक्वल टू होता है क्या, पाई। तो गामा n इंटू गामा वन माइनस n क्या होता है, पाई होता है, इक्वल टू होता है पाई। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, देखिए अगर मैं मेरा n का वैल्यू को हाफ ले लिया, तो मेरा वन माइनस n का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन माइनस हाफ इक्वल टू हाफ हो जाएगा, हाँ या ना। तो मैं लिख सकता हूं कि क्या लिख सकता हूं, गामा हाफ इंटू गामा हाफ इक्वल टू पाई, हाँ या ना। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, गामा हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई। तो यहां से मुझे फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई। तो आपको हर वक्त याद रखना है कि गामा हाफ क्या होता है, रूट ओवर पाई होता है। ये रूट ओवर साइन है और ये क्या साइन है, गामा साइन है, तो रूट ओवर पाई होता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। तो गामा हाफ का वैल्यू याद रखना क्या होगा, रूट ओवर ऑफ पाई। देन और एक फॉर्मूला आएगा मेरा, ये भी देख लीजिए। कि अगर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट एक्स एन ई टू पर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस टाइप का अगर फंक्शन हो,
वहां पे माइनस एक्स था, यहाँ पे क्या है ए माइनस ए एक्स स्क्वायर है। इस टाइप का अगर फंक्शन हो तो इसका वैल्यू 0 होगा जब मेरा n क्या होगा ऑड होगा, और इसका वैल्यू n प्लस 1/2 बाय ए टू द पावर n प्लस 1/2, ठीक है, होगा जब n इवन होगा। गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n प्लस 1/2 होगा जब n क्या होगा इवन होगा। मतलब मेरा अगर फंक्शन इस टाइप का है एक्स क्यूब ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे मेरा n इक्वल टू 3 हो रहा है जो ऑड हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पर इस टाइप का अगर फंक्शन है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा n के जगह क्या पड़ेगा 2 पड़ेगा, तो ये हो गया गामा 2 प्लस 1/2 2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 2 प्लस 1/2। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये होगा मेरा 1 प्लस हाफ, आया ना 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 3/2। तो आप सबको पता है कि क्या लिखा था मैंने, गामा n प्लस 1 लिखो या 1 प्लस n लिखो, उसका वैल्यू आ रहा था n इंटू गामा n। तो यहाँ पे n के जगह पे कौन है हाफ है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू गामा हाफ बाय ए टू द पावर 3/2। तो हाफ गामा हाफ का वैल्यू रूट पाए ए टू द पावर 3/2, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो हाफ है तो ये नीचे ही आ जाएगा ना, नहीं नीचे आ गया, तो रूट पाए डिवाइडेड बाय 2 ए टू द पावर 3/2 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया। देन उसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया हमने, क्या चेंज कर दिया, अगर हमने वहां पे चेंज करके ये कर दिया कि तो मेरा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू आएगा हाफ पाई बाय ए का रूट ओवर। ठीक है, वैसे मेरा और एक है 0 टू इन्फानाइट एक्स ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू आएगा मेरा 1/2। देन 0 टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/4 पाई बाय ए क्यूब का रूट ओवर। यहाँ पे हर जगह पे क्या है a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, देन और एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए कि 0 टू इन्फानाइट एक्स क्यूब ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आएगा मेरा 1/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर। ठीक है, देन नेक्स्ट फॉर्मूला है कि 0 टू इन्फानाइट एक्स टू द पावर 2n ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू आता है 1 इंटू 3 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू पाई बाय ए टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है,
ये लिख लीजिए, सब नोट डाउन कर लीजिए। देन एक फॉर्मूला है 0 to इन्फाइनाइट x⁻²n + 1 e⁻−ax² dx। ये है इवन, ये है क्या है ऑड, इवन और ऑड। वही जो फंक्शन लिखाया था मैंने उसका इवन और ऑड फॉर्म मैंने दिखा दिया। तो उसका वैल्यू कितना आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2a⁻n+1। ठीक है, तो इसको ही यूज करके मेरा वैल्यू आ रहा है। देखिए ये अगर इवन है, ये अगर इवन है या ऑड है उस हिसाब से है। 2n है, 2n+1। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल x है, मतलब x⁻1 है तो 2n+1 का वैल्यू कितना है 1, तो n का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2a 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है कितना 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। अगर इवन है, इवन है मतलब ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, इवन है तो क्या होगा, यहाँ पे 2n का वैल्यू है 2, तो n का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 पुट करने से क्या हो रहा है 1, तो सिर्फ 1 ही रहेगा, तो 1 + 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 π/3 होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये आया, ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये आया, और ये भी आया। ठीक है, तो ये किसका केस है, इवन का केस है। ये किसका केस है, जब ऑड रह रहा है तब। ठीक है, देन देखिए 1 to इन्फाइनाइट e⁻ax dx, इसका वैल्यू आता है e⁻−a/a। देन 0 to 1 e⁻−ax dx, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/a इंटू 1 - e⁻−a। देन x sin स्क्वायर x dx, ये दो क्या है इंडेफिनेट इंटीग्रल है, पर ये वाला छूट गया था तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका वैल्यू कितना होता है देखिए, x²/4 -x sin 2x/4 -cos 2x/8, उसके बाद आएगा x cos² x dx का इंटीग्रेशन, तो उसका वैल्यू आएगा x²/4 + x sin 2x/4। यहाँ पे माइनस के जगह प्लस हो गया, ये भी हो जाएगा प्लस 2x/8। तो अगर मेरा x sin² x dx है तो x²/4 तो रहेगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, पर cos होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल तो प्लस सी रहेगा। तो ये सब फॉर्मूला आपका यूजफुल था, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एंगल का जो वैल्यू है साइन और कॉस, उसके बारे में आपको बता दिया। अभी हम थोड़ा पढ़ लेंगे कि जो क्वांटम में हम कुछ मैट्रिसेस भी यूज करते हैं, तो मैट्रिसेस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो आप सबने पढ़ा होगा कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस मतलब एक अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम में डिफरेंट नंबर्स का, वो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उनका अरेंजमेंट होता है रो एंड कॉलम में। तो देखिए अगर मैं किसी को मैट्रिक्स ए लिखूं,
ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, और उसका अगर मैं बोलूं ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, तो मेरा पी होता है क्या, नंबर ऑफ रोज, और क्यू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल रहेगा जो, कॉलम मतलब जो वर्टिकली रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो मैं अगर ऐसा लिखूं, इसको एक मैट्रिसेस लिखूं 1 2 3 4, और ये है 2 1 3 4, इसको भी मैं एक मैट्रिसेस बोल सकता हूं। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, एक और दो रो है, कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो मैं इसको लिखूंगा 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। तो ये क्या है, 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, आया ना, 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 4, हेडिंग दे देना मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। तो 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होता है, इसको बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मेरा P इक्वल टू Q हो, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो मैट्रिक्स को मैं बोलता हूं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए, A इक्वल टू अगर लिखा है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 4 3 2 1, यहाँ पे 4 3 2 1, और एक है 3 4 1 2। तो यहाँ पे देखिए मेरा नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3 4। तो ये क्या है, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, मतलब रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है। तो ये मेरा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, समझ में आया? तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है मतलब स्क्वायर जैसा होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे तब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरा अगर एक मैट्रिक्स है ए, जिसको मैं लिखा हूं 1 2 3 I, मतलब पकड़ लीजिए मैट्रिक्स में कुछ क्या है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, तो उसका क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलता है। ये स्टार मतलब क्या है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो जिसमें क्या होगा, इसको आप कॉन्जुगेट करोगे, मतलब जहां पे आई है उसको आप माइनस आई कर दोगे, आई को क्या कर दोगे, माइनस आई कर दोगे। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए। तो ए स्टार होगा क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। उसके बाद क्या आता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट हमारा निकलता है किसके लिए जानो, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिर्फ निकलता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट निकलता है। तो मेरा अगर एक मैट्रिक्स है, पकड़ लीजिए 1 2 3 4 इस टाइप का मैट्रिक्स है, तो मेरा ए का डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिखता हूं, ए को दो बार के अंदर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 इक्वल टू होता है 4 इंटू 1, मतलब डायगोनली मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। ठीक है,
माइनस। तो क्या होता है, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 1 से 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से 3 का मल्टीप्लिकेशन है। ये मेरा 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने बता दिया। तो मैट्रिक्स जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो अभी मैं एक 3x3 मैट्रिक्स का भी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि उसका भी थोड़ा जरूरत पड़ता है। तो 3x3 मैट्रिक्स मतलब पकड़ लीजिए, एक ए है, उसका एलिमेंट्स है 1 2 ए बी सी डी करके लिख देते हैं सबसे इजी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस टाइप का मैट्रिक्स, ठीक है। इस टाइप का मैट्रिक्स है। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का डिटर्मिनेंट, पहले को प्लस लिखते हैं, दूसरे को माइनस लिखते हैं, तीसरे को हम क्या लिख देते हैं, प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं पहला रो, तो पहला रो में क्या आएगा, ए है, तो ए को लिख के क्या करेंगे हम, ए जिस रो में है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ए जिस कॉलम में है उसको भी नेग्लेक्ट, मतलब इसको और इसको दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचेगा कौन, ई एफ एच आई। और आपको तो पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अभी माइनस बी लिखोगे क्योंकि बी को माइनस दिया है, तो अभी बी वाला रो और बी वाला कॉलम को उड़ा देंगे, तो क्या बच गया, डी बच गया, एफ बच गया, जी बच गया, आई बच गया, आया ना। उसके बाद प्लस सी, तो ये दोनों उड़ गए, ये वाला और ये वाला, बच गया कौन, डी ई जी एच का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ऐसे करके आप 3x3 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। ये है 3x3, उससे ज़्यादा का निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसके कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ 2x2 का जानना है और 3x3 का जानना है, डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। देन आएगा मेरा और एक टर्म, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या आएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है, मेरा रो जो होता है ना वो कॉलम बन जाता है, और मेरा जो कॉलम है ना वो रो बन जाता है। मेरा रो कॉलम बन जाता है और कॉलम क्या बन जाता है, रो बन जाता है। मतलब मेरा एक अगर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो मैंने क्या बोला था, ए ट्रांसपोज को आइदर हम ऐसे भी लिखते हैं कैप दे के, और ए लिख के यहाँ पे टी लिख देते हैं, यहाँ पे टी लिख देते हैं, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, कॉलम रो बन जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा। मतलब ये जो कॉलम है ना ये रो बन गया, मतलब क्या हो गया, 1 3 हो गया, ये वाला भी रो बन गया, तो क्या हो गया 2 4। आइदर कॉलम को रो बना दो, नहीं तो रो को कॉलम बना दो, जो भी कर दो आपको आपका ट्रांसपोज मिल जाएगा। 1 3 चला गया ऊपर, 2 4 चला गया नीचे, ठीक है। तो ट्रांसपोज के बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए को हम लिखते हैं क्या, ए इनवर्स, क्या लिखते हैं, ए इनवर्स। तो मेरा अगर मैट्रिक्स ए है तो मेरा ए इंटू ए इनवर्स ऑलवेज होता है आइडेंटिटी। क्या होता है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं कि मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। उससे पहले जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स एक क्या मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है।
मतलब जिसका रो और कॉलम सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो है, मतलब इस टाइप का होगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसमें देखिए डायगोनल, और डायगोनल हर वक्त आप ऊपर से नीचे जब देखेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे तो लेफ्ट से राइट रहना चाहिए। समझ में आया? ऐसा उल्टा रहेगा, मतलब इस साइड से रहेगा तो नहीं होगा, ये साइड से ही रहना है, मतलब ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट ही आएगा। तो इसको बोलते हैं क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो ए है इसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स, और ये हर वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का एक अच्छा फॉर्मूला है। आप देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट मांगा है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। आपको सिंपली क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स का आपका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो मेरा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी क्या है देखिए, तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। मतलब मैं अगर 3x3 लिया तो ये वाला मैट्रिक्स आएगा 3x3 के लिए। 2x2 लिया तो क्या आएगा? ये अगर 2x2 लिया तो इस टाइप का आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसलिए मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 1। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया तो उसको बोलेंगे हम क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई, तो इन्वर्स हमें मिल गया कि ये होता है। तो इन्वर्स कैसे करते हैं उसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब ए इनवर्स इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो इन्वर्स कैसे करते हैं मैट्रिक्स को आपको बता दे रहा हूं मैं। तो मैं 2x2 मैट्रिक्स को ही देख रहा हूं जो कि सबसे इजी है। तो दिया है ए बी सी डी। तो पहले क्या करेंगे इन्वर्स करने के लिए? इन्वर्स करने के लिए क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट का एक्सचेंज करना है। क्या करना है? ए इनवर्स इक्वल टू डायगोनल को एक्सचेंज कर दिया, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में क्या कर दिया? जो बच गए उनमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मुझे क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट को उसको रिवर्स कर देना है, मतलब उसको उल्टा कर देना है। और जो बच गए, ये दोनों बच गए, जो ऑपोजिट डायगोनल जो बच गए उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो मैट्रिक्स मिला उससे मुझे ए का डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना है। उससे मुझे ए का डिटर्मिनेंट को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट कितना है? ए डी माइनस बी सी। तो मेरा ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 बाय ए डी माइनस बी सी इंटू डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक, तो ये एग्जाम्पल भी आप लिख के देख सकते हो। जैसे आपने ये लिया, वन 2 3 4, ये है ए। तो इसको इन्वर्स कैसे करेंगे? ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कितना हो रहा है? 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। तो दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? डायगोनल को एक्सचेंज कर दो, बाकी को माइनस कर दो और डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन किया
करते हैं तो क्या होता है, जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है कोई नंबर का तो क्या होता है, हर एलिमेंट में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका वैल्यू हो गया -2 1, ये हो गया +3/2 माइनस, तो ये हो गया मेरा क्या, ए इनवर्स। ये हो गया मेरा ए इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट मेरा और एक टाइप का मैट्रिक्स आएगा जिसको बोलते हैं क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जिसको बोलते हैं क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मेरा एक मैट्रिक्स ए है, वो ऑर्थोगोनल होगा, कब होगा, जब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू होगा आई। जब मेरा ए इंटू ए ट्रांसपोज होगा क्या, आई, तब मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो आपको और एक एक्सप्रेशन भी पता है कि ए इंटू ए इनवर्स भी क्या होता है, आई होता है। तो दैट इम्प्लाइज मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जब ए इनवर्स ए ट्रांसपोज से सेम हो जाएगा तब मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा, तब मेरा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, एक मैट्रिक्स का पहले उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ये मेनली मैट्रिक्स होता है जिसमें कोई क्या हो, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हो। तो 1 है, 2 है, ये 3 है, पकड़ लीजिए ये 1 + 2i है। तो पहले इसका हम निकालते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं रहेगा, ये भी अनचेंज रहेगा, इसमें चेंज होगा, आई वाला टर्म में माइनस लग जाएगा, तो ये 1 - 2i हो जाएगा। ठीक है, देन क्या करेंगे, उसका ए स्टार का हम ट्रांसपोज करेंगे, ए स्टार का ट्रांसपोज करेंगे, ए स्टार जो हमारा निकला है उसका ट्रांसपोज कर लें। ठीक है, तो इसको क्या सिंबल देते हैं, इसको एक सिंबल देते हैं कि ए, इस टाइप का सिंबल देते हैं। इसको कुछ जगह पे डेगर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेगर। तो ए डेगर बोल के इसको देते हैं सिंबल। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए जो ए डेगर का वैल्यू आएगा, क्या करना है, रो को कॉलम कर देना है। तो कॉलम कौन कौन सा हो गया, 1 2 हो गया, उसके बाद 3 1 - 2। ठीक, तो ये हो गया मेरा इसका वैल्यू। देन हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के बारे में, तो वेक्टर सिंपली क्या होता है, मेरा रो मैट्रिसेस होगा और कॉलम मैट्रिसेस होगा, तो उसको ही हम वेक्टर बोल देते हैं। मतलब कोई एक मैट्रिक्स अगर ऐसा हो
रो हो या कॉलम हो, तो रो का पकड़ लीजिए कैसा होगा, A1 A2 डॉट डॉट AN, ये है। और ऐसा हो A1 A2 AN, इस टाइप का, तो इधर रो हो नहीं तो कॉलम हो, तो उसको बोलेंगे क्या, ये है रो मैट्रिक्स, ये है कॉलम मैट्रिक्स, तो इनको हम बोलेंगे क्या, वेक्टर, इनको बोलेंगे वेक्टर। तो वेक्टर क्या रहता है, एक फिजिकल क्वांटिटी रहता है वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रहते हैं, मतलब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को भी दिखाएगा और उसका कुछ मैग्नीट्यूड रहता है। पर स्केलर भी एक क्वांटिटी रहता है, वेक्टर जैसा रहता है स्केलर, उसका क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, उसका कुछ डायरेक्शन नहीं रहता, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो वेक्टर को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर हम ए वेक्टर किसी को लें, तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का साइन दे, ए का एरो साइन देके। तो वेक्टर को हम अगर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करें, कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करें, अगर एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, जहाँ पे ए एक्स है उसका एक्स कंपोनेंट, ए वाई है क्या है, वाई कंपोनेंट, ए जेड है जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, समझ आया, ये तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां पे आई कैप होता है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप होता है यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन एंड के कैप होता है यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। ये सबको पता ही है। ठीक है, ये तो पढ़ाई होगा, तो मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। तो अगर इसको हमने 3 डायमेंशनल स्पेस को छोड़ के अगर हमने कोई n डायमेंशनल स्पेस में देखा, मतलब n डायमेंशन है उसका, कोई एक वेक्टर स्पेस जिसे बोलते हैं, मतलब मोर देन 3 डायमेंशनल n डायमेंशन अगर होगा, तो a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेट के थ्रू में, A1 A2 A3 AN। अगर n डायमेंशन होगा तो उसमें इसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें तो n डायमेंशन पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ ये है। पर क्वांटम मैकेनिक्स में n डायमेंशन का भी पढ़ाई होता है, पर हमें क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री में हमारा 3 डायमेंशन ही काफी है। ठीक है, तो अभी वेक्टर का हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जैसे वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये सब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी अब आएगा वेक्टर में, और वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या पढ़ना है, हमें वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमें पढ़ना है क्या, पहले वेक्टर एडिशन के बारे में, वेक्टर एडिशन के बारे में। तो 2 वेक्टर अगर हैं, एक ए है जिसको मैं लिख सकता हूं ए एक्स ए वाई ए जेड, बी को लिख सकता हूं, ये मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, आप इसको आई कैप जे कैप के कैप दे के भी लिख सकते हो, बी वाई बी जेड। देन मेरा वेक्टर को प्लस किया या माइनस किया, प्लस माइनस इसीलिए लिखा हूं, ये होगा ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स, ए वाई प्लस माइनस बी वाई, ए जेड प्लस माइनस बी जेड। ठीक है, तो ये है वेक्टर एडिशन। देन उसमें हमें एक चीज पढ़े थे कि ट्राइंगल रूल पढ़े थे, ट्राइंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन, है ना, ये भी पढ़े थे ना। नहीं, ये इसमें क्या था, ए और बी ऐसे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ए जा रहा है, उसके ए के हेड में बी का टेल लगा है, इस ए वेक्टर यहाँ पे जा रहा है बी वेक्टर। तो इसको अगर हम ऐसे डायगोनली जॉइंट कर देंगे, तो इसको हम सी वेक्टर देंगे, तो रिजल्टेंट सी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ये हम पढ़े थे वेक्टर एडिशन में। तो क्या होगा, अगर ए का हेड बी का टेल को क्या करेगा, टच कर रहा है, देन उसका जो रिजल्टेंट रहेगा जो कि बी के हेड के साथ ए का टेल को कनेक्ट कर रहा है, उसका वैल्यू आएगा ए प्लस बी। ठीक, देन आएगा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आएगा क्या, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, दो टाइप होता है। एक होता है उसका स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर दो वेक्टर ए एंड बी हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो जहां पे मेरा ए का मैग्नीट्यूड होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट ओवर, बी का होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का रूट ओवर, और थीटा होता है क्या, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में तो आया। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा ये। तो अभी देखिए, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, देन मेरा ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 है ना। वैसे ही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या हो रहा है, ए डॉट बी का वैल्यू आ रहा है ए बार बी बार। ठीक, आया ना, मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो मेरा अगर वेक्टर हमने सेम लिया या डिफरेंट लिया, क्या लिया हम देखते हैं अभी। तो हमें पता है कि मेरा 3 यूनिट वेक्टर है, आई कैप है, जे कैप है एंड क्या है, के कैप है। आया ना। तो आप सबको पता है कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, और ये जेड डायरेक्शन में है। तो ये लोग क्या है, ऑर्थोगोनल है, मतलब ये लोगों के अंदर एंगल 90 डिग्री है। तो मेरा आई कैप एंड जे कैप के अंदर थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूं आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि ए डॉट बी कैप क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही मैं लिख सकता हूं कि जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, देन के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू भी 0। आया ना, ये मैं लिख सकता हूं। तो मुझे ये रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन मिल गया। देन देखिए, अगर मेरा वेक्टर सेम है, अगर मेरा वेक्टर्स सेम है, देन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि वेक्टर तो सेम है ना। तो ए डॉट ए क्या होता है, ए बार का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। आया ना, बी के जगह ए आ गया, एंड थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए 0 होगा, इसीलिए cos 0 हुआ तो 1 आ गया।
क्योंकि सेम वेक्टर है। तो इससे आया कि मेरा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा, 0, सॉरी इक्वल टू आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई कैप था मेरा यूनिट वेक्टर, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ जे कैप इंटू जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा, एंड के कैप डॉट के कैप भी क्या होगा, 1 होगा। तो मेरा आई कैप डॉट आई कैप भी 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइनल, ये लिख लीजिए आप, उसके बाद हमारा फाइनल आएगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो पढ़ना था खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कैसे इसका एप्लीकेशन होगा, कहाँ कहाँ फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा, वो आपको बता दूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना है, बाद में बहुत काम आएगा। देन हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। तो मेरा अगर दो वेक्टर हैं, ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है। तो दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, देखिए ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा क्या होगा, एन कैप। तो मेरा एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो मेरा अगर पकड़ लीजिए कि मेरा एक्स डायरेक्शन में ए है, वाई डायरेक्शन में मेरा बी है, तो मेरा यूनिट वेक्टर कहाँ रहेगा, जैसा मार्कर का जहाँ डायरेक्शन है जेड एक्सिस में रहेगा, इस टाइप का, मतलब प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, उससे परपेंडिकुलर में रहेगा वो यूनिट वेक्टर। ठीक। तो इसका एक बड़ा प्रॉपर्टी है, देखिए कि मेरा जो ए डॉट बी होता है ना, वो बी डॉट ए के साथ इक्वल हो सकता है। मेरा ए डॉट बी डॉट ए के साथ इक्वल हो सकता है, पर मेरा ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के साथ। मेरा ए क्रॉस बी क्या होता है, इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। देन मेरा क्या होता है, ए क्रॉस ए ऑलवेज जीरो होता है। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए अगर जब करेंगे हम, थीटा इक्वल टू क्या लेंगे हम, 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो मेरा ए क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो मेरा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मॉड का स्क्वायर साइन 0 एन कैप, तो क्या हो गया 0। तो आता है क्या, नॉल वेक्टर आता है, 0 आएगा। ठीक है। ठीक है। तो जब सेम लेंगे तो हम क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब डिफरेंट लेंगे, अगर परपेंडिकुलर है, तो कब क्या होगा, वो साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ या ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि
मैं क्या लिख सकता हूँ कि आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, पकड़ लीजिए, दोनों ही यूनिटरी वेक्टर हैं, आया ना, इक्वल टू क्या होगा, आई कैप का मोड जे कैप का मोड इंटू साइन 90 डिग्री एन कैप। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा एक आई कैप है और दूसरा जे कैप है, तो मेरा तीसरा वाला क्या होगा, आई कैप और जे कैप को परपेंडिकुलर कौन रहता है, के कैप रहता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई कैप का बार जे कैप का बार इंटू साइन 90 डिग्री, इसको लिख सकता हूं के कैप, क्योंकि प्लेन कंटेनिंग आई कैप एंड जे कैप को परपेंडिकुलर सिर्फ के कैप ही रह सकता है। तो ये तो 1 हो गया सबका वैल्यू, तो क्या हो गया के कैप, तो मेरा आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया, के कैप। वैसे ही मेरा जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जे कैप। ठीक है, पर इसका उल्टा सेम नहीं होता, मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप अगर होगा तो वो होगा माइनस के कैप, वैसे ही के कैप क्रॉस जे कैप होगा माइनस आई कैप, आई कैप क्रॉस के कैप होगा क्या, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है। देन सेम अगर वेक्टर हो तो मैं बोला था उसका वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, तो आई क्रॉस आई कैप क्या होगा, 0, इक्वल टू लिख देंगे आई क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या होगा, 0। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो डॉट प्रोडक्ट में कितना इजीली मैं लिख दे रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरा ए वेक्टर क्या था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वैसे ही मेरा बी वेक्टर क्या था, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा था, आया ना, ये था या नहीं। तो मैं ए क्रॉस बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं ए क्रॉस बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसका भी एक आपको फॉर्मूला में बता ही देता हूँ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, उसमें लिख देना है पहले आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड रहा यहाँ पे, देन बी एक्स बी वाई बी जेड रहा, उसका डिटर्मिनेंट। मतलब इस टाइप का एक मैट्रिक्स बना देंगे जिसमें पहला रो में यूनिटरी मैट्रिक्स को रख देंगे, दूसरा रो में ए को रख देंगे, तीसरा रो में पूरा बी को ही प्लेस कर देंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, आई कैप निकलेगा, पहले ये प्लस होगा, ये माइनस, ये क्या होगा प्लस, ए एक्स आई कैप लिया है तो क्या बच गया, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, माइनस जे कैप क्या होगा, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, प्लस के कैप क्या होगा, के कैप इंटू ए एक्स, ये रहा ए वाई बी एक्स बी वाई। तो दैट इम्प्लाइज मेरा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा,
ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, लिखिए। हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये हो गया ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। अभी अगर मुझे सबको प्लस करना है, सब टर्म को मुझे अगर प्लस करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये तो सेम हो गया आई के। यहाँ पे मुझे माइनस ले आना है अंदर, तो प्लस हो जाएगा क्या, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। सिर्फ ये उलट जाएगा, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। इसको मैं इस तरह से भी रीअरेंज कर सकता हूँ। तो सिंपली क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट मांगा है तो बहुत ईजी है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर मांगा है तो क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आई जे के को पहला रो में रख देना है, देन ए मैट्रिक्स को रख देना है, देन बी मैट्रिक्स को रख देना है। उसके बाद उनका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो जो उनका डिटर्मिनेंट निकलेगा वही मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, वही मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो आज का हमारा क्लास यहाँ तक ही था। तो जो जो मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व होंगे क्वांटम केमिस्ट्री में मैंने आपको सबको नोट डाउन करवा दिया है। आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम केमिस्ट्री, रियल क्वांटम केमिस्ट्री में एंट्री करेंगे। मतलब क्या वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है और उसका रिलेटेड पोस्टुलेट्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।